हेलो गाइस, दिस इज योर एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस एक्सक्लूसिव सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने ड्रीम एग्जाम यूपीएससी की। तो काफी सारे बच्चे इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। बट गाइस, मेहनत से अकेले आजकल के टाइम पे कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क करने के लिए होते हैं कुछ स्टेप्स जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो काफी बच्चों का मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम किस तरीके से हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी होती है जो हमें यूपीएससी क्रैक करने में हेल्प करती है। तो गाइस, एक यूपीएससी एक जर्नी है जिसमें कई सारे स्टेप्स आपके लिए आते हैं, कई सारे माइलस्टोन आपके लिए आते हैं। तो आज हम पहले माइलस्टोन, पहले स्टेप की बात करेंगे। तो जैसे आपने पिक्चरों में भी देखा होगा गाइस, पुरानी जो पिक्चरें हैं जो हिस्ट्री पे बनी हुई हैं, वहां पे जैसे राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी तो वो क्या करते थे, सबसे पहले अपने दुश्मन के बारे में पता करते थे कि भाई दुश्मन कितना ताकतवर है, क्या आर्म्स एंड एमिनेशन है उसके पास, कितनी सेना है उसके पास। तो इसी तरीके से किसी भी एग्जाम को आपको यहाँ पे टैकल करना पड़ता है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आखिर एग्जाम में आता क्या क्या है। क्योंकि काफी सारे बच्चे ये डिसाइड तो कर लेते हैं हमें यूपीएससी क्रैक करना है, बट यूपीएससी का पेपर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो उनको पता ही नहीं होता। तो जब तक आपको अपने दुश्मन के बारे में नहीं पता है, जब तक आपको अपने एग्जाम के बारे में नहीं पता है, तब तक आप एग्जाम क्लियर करने के बारे में सोच ही नहीं सकते गाइस। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बैंक की अगर एग्जाम की हम बात करें तो भाई करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे, है ना। रीजनिंग और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एसएससी की हम बात करें तो वहां पे इंग्लिश और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शनल पेपर इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। और अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लिए तो वहां पे करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट करंट अफेयर्स में भी स्पेसिफिक कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं टू क्लियर द एग्जाम। और करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। तो यही सारी छोटी छोटी चीज है जिनको अगर आप अपने अकाउंट में लें, जिनको अगर आप ध्यान दें, तो आप यूपीएससी की ये जो जर्नी है इसको कंफर्टेबली पूरा कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो ये वीडियो इसी उद्देश्य के साथ मैंने आपके लिए बनाया है कि इसमें हम आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में बता पाए, सिलेबस के बारे में बता पाए, स्ट्रैटेजीज के बारे में बता पाए। थोड़ा सा ज्यादा बात करूंगी मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, क्योंकि मैं पर्सनली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाती हूँ यूपीएससी के लिए, जो कि सीसैट पेपर 1 में आता है। तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो और उसको मास्टर कर सकते हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जिससे बाकी सारे बच्चों तक ये पहुंच जाए। और आइए सबसे पहले पैटर्न देखते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है। ठीक है। तो गाइस, उन बच्चों के लिए जिनका ड्रीम है आगे आने वाले साल में इस एग्जाम को देना और एक पोस्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हासिल कर लेना, उनके लिए ये वीडियो है। तो आपके जितने दोस्त हैं, आपके जितने लोग आसपास हैं जो आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, गाइस ये वीडियो उनके पास तक जानी चाहिए। तो जल्दी से शेयर कर दो एक बार इसको, और प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको सेशन यूजफुल लगा या नहीं लगा। तो आइए गाइस, अगर आपका गोल है यूपीएससी, चाहे वो इस साल का हो चाहे वो अगले साल का हो, आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसको आईएएस एग्जाम भी बोला जाता है, काफी लोग बोलते हैं इसको, बट यहाँ पे और भी पोस्ट होती है जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, प्रोमिनेंट एग्जाम है ये। एक तो इसको बहुत ऊंची नजरों से देखा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो वैसे भी इंडिया में यार इतना ऐसे है कि भाई आप कितने भी पैसे कमा लो प्राइवेट जॉब में, बट इफ यू डोंट हैव अ गवर्नमेंट जॉब तो वो सब चीज उसके सामने कुछ नहीं है। तो ये यूपीएससी कंडक्ट करता है हर साल। हर साल रिक्रूटमेंट होता है कैंडिडेट्स का फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। तो कुछ प्रोमिनेंट पोस्ट है यहाँ पे, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। तो ये जो पोस्ट है इनके लिए, इनके अलावा भी बहुत सारी हैं, बट ये कुछ प्रोमिनेंट और नोन पोस्ट है जिनके लिए रिक्रूटमेंट होता है। अब गाइज, ये एग्जाम अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो काफी दिनों तक तो इसकी वैकेंसीज ही नहीं आती हैं। वैकेंसीज आ जाती हैं तो एग्जाम बहुत लेट होता है, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट बहुत लेट आता है, और रिजल्ट आता है तो इस पे स्टे लग जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे यूपी पीसीएस का ही आप देखिए, उसमें कई सारे ग्लिचेस
हो जाते हैं कई बार, बट यूपीएससी ये इंश्योर करती है कि अगर वैकेंसी आई है तो टाइमली वहां पे रिक्रूटमेंट हो और लोगों को उनकी ज्वाइनिंग दी जाए। आप ध्यान रखिएगा गाइज, ये यूपीएससी में जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो जितने भी पे कमीशन लगेंगे, जितने भी बेनिफिट होंगे, वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, ये दो स्टेज में होता है ये एग्जाम, एक तो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और एक मेंस का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडी 1 जिसमें जीए जीके जीएस आता है, एक होता है जनरल स्टडीज 2 जिसमें आपका एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग आती है। एप्टीट्यूड आता है तो ये एमसीक्यू बेस्ड हो जाते हैं, दोनों चीजें, दोनों एग्जाम्स जो होते हैं यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं गाइस, ध्यान रखो। जबकि मेंस का एग्जाम जो होता है उसमें पहले रिटन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। रिटन में 9 पेपर आते हैं जिसमें से 2 जो होते हैं केवल क्वालिफाइंग होते हैं और बाकी 7 के नंबर्स पे आपकी मेरिट बनती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, उसके मार्क्स ऐड होते हैं इसमें, फिर आपका सिलेक्शन होता है गाइस, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना, सिलेक्शन होता है आपका और सिलेक्शन के बाद आपको आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग वहां पे पोस्ट मिलती है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग वहां पे पोस्ट मिलती है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। प्रीलिम्स एक पेपर आपको क्वालिफाई करना होता है, एक पेपर आपका जो होता है उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होता है, जिसके मार्क्स ज्यादा उसका सिलेक्शन। बट जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे बनती है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे चीजों की। तो देखिए मैंने आपको यही चीज बताई, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1 जनरल स्टडीज 2। पहला पेपर जो होता है इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जीए आता है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आता है। ठीक है, और फिर जीएस पेपर 2 में आपका एप्टीट्यूड आता है, यहाँ पे आपको 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। इसके मार्क्स से आपके सिलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर आपके 33% है या उससे ज्यादा है इसका मतलब आपका पेपर ये जीएस पेपर 1 चेक होगा। अगर इससे नीचे हैं आपके मार्क्स तो आपका जीएस पेपर 1 चेक ही नहीं होता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस खत्म। देन वी हैव मेंस का एग्जाम। ठीक है, मेंस के एग्जाम में पहले एसए आता है, एसए होता है, उसके बाद जीएस पेपर 1 2 3 4 होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो, जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, एंथ्रोपोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपसे दो आपसे एग्जाम लिए जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें इंग्लिश मैंडेटरी होता है और ऑप्शनल लैंग्वेज जो आपको चूज करनी होती है, अगेन आपकी चॉइस होती है कि आप ऑप्शनल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज चूज करते हो। ये सारी चीजें जब आप फॉर्म भरते हो तब आपसे पूछ ली जाती हैं, तो आपको वहां पे सिलेक्शन में उस टाइम पे सिलेक्ट करके बताना होता है। तो गाइस प्रीलिम्स का मार्क्स जो है बस आपके मेंस में जाने के लिए हेल्प करते हैं। मान लो ए के मार्क्स 30 है या ए के मार्क्स 30% है, बी के मार्क्स 40% है, तो बी का सिलेक्शन होगा और ए का सिलेक्शन नहीं होगा, इस तरीके से। बट मेन जो मेरिट बनती है वो मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स से बनती है। इसके और इसके मार्क्स मिला के मेन मेरिट बनती है जिससे आपका सिलेक्शन होता है और आपको पोस्ट की एलोकेशन होती है। तो गाइज ये चीज क्लियर है सबको कि कौन सी चीज कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्लियर है आप सब लोगों को। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स एग्जाम देखिएगा, फर्स्ट स्टेज जो होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम का, जो कि स्क्रीनिंग की स्टेज होती है। मान लो आप 100 लोगों ने फॉर्म भरे, 100 में से आपको 33% चूज करने हैं, तो यहाँ पे मान लो 100% ने फॉर्म भरे और 33% आपको चूज करने हैं, तो इसके मार्क्स के बेसिस पे आप उन बच्चों को निकाल दोगे जो 33% से नीचे हैं। ठीक है, शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करता है ये वाला जो स्टेप होता है, ये कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प होता है। इसके जो मार्क्स हैं वो हम लोग अकाउंट में नहीं लेते हैं या यूपीएससी अकाउंट में नहीं लेता है, उसका कोई लेना देना नहीं है फाइनल मेरिट जब बनती है तो। प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, एमसीक्यूज होते हैं और 400 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको ओवरव्यू भी दिया गया है, 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, दोनों ही देने होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, हर पेपर 200 मार्क्स का होता है, तो टोटल मिला के 400 मार्क्स आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे अर्जित मतलब 400 मार्क्स में से आपको मेरिट मार्क्स
अर्जित करने होते हैं। हर पेपर 2 घंटे का होता है गाइस, ध्यान रखिएगा, हर पेपर 2 घंटे का होता है। और ये कंडीशन दी गई है वो लोग जो ब्लाइंड या डिसेबल हैं, लोकोमोटर जिनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप गलत करते हो कोई चीज, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और पेपर जो आते हैं आपके बायलिंगुअल आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पेपर आते हैं गाइस, ध्यान रखो। बट यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, जीएस पेपर 1 तभी चेक होगा आपका जब आप जीएस पेपर 2 में 33% मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे तब, ठीक है। मिनिमम 33% मार्क्स आपको लाने ही लाने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मेंस की बात करते हैं। मेंस एग्जाम में आपके 2 चरण होते हैं, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक तो रिटन एग्जाम होता है और एक इंटरव्यू एग्जाम होता है, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन कॉन्सिस्ट ऑफ पेपर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। क्वालिफाइंग, जिसको केवल क्वालिफाइंग करना होता है, और पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, मेरिट के लिए जिसके मार्क्स काउंटेड होते हैं। तो गाइज उनका सेग्रीगेशन आप देख लीजिए। पेपर ए, कोई भी लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करते हो जो कि 8th शेड्यूल और टू दी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में क्या हुई है, इंक्लूड हुई है। तो कोई भी हो सकती है गाइज वो लैंग्वेज, काफी सारी लैंग्वेज की आपको चॉइस दी जाती है, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है आप उसको चूज कर सकते हो। और इंग्लिश का जो पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का जो पेपर होता है वो भी क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। दोनों 300 मार्क्स के आते हैं गाइज, ध्यान रखो। अब देखो क्वालिफाइंग के बाद आपके जो मेन पेपर होते हैं, जिनके मार्क्स से आपकी मेरिट बनती है, ऐसे जिसको काफी बच्चे नजरअंदाज करते हैं, बट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्क्स ऑब्टेनिंग होता है। उसके बाद जीएस पेपर 1, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके पूछी जाती है आपसे सारी, ठीक है। उसके बाद पेपर 3 आता है इसमें, जिसमें जर्नल स्टडीज 2 आपसे कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। पेपर 4 में टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। पेपर 5 जो होता है वो जो होता है पेपर जनरल स्टडीज 4, इसमें इथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करता है। तो गाइस ऐसा नहीं है आप प्रीलिम्स में चीजें पढ़ोगे वो वहीं की वहीं रह जाएंगी। प्रीलिम्स का जितना भी आप चीज पढ़ रहे हो वो सारी चीजें जीएस पेपर 4 में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि ये आपका बेस जो है वो बहुत बढ़िया बना देती है। उसके बाद पेपर 6 और 7 जो होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनी सब्जेक्ट कुड बी देयर, ठीक है। अब क्या होता है, रिटन के जो मार्क्स होते हैं 1750 होते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका इंटरव्यू होता है उसके 275 मार्क्स होते हैं गाइस, ध्यान रखो। और टोटल मिला के आपको 2025 मार्क्स में से अपने मेरिट वाले मार्क्स यहाँ पे लाने होते हैं, ठीक है। हर साल की अलग अलग मेरिट आती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि मेरिट कितनी जाती है, क्या जाती है। अभी फिलहाल केवल बेसिक्स की बात करते हैं, प्लीज स्टिक ऑन टू दी बेसिक, ये आपको हेल्प करेगा। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आपको ये पता चल जाएगा कि मेंस में क्या क्या आता है। तो प्लीज आई एम स्टॉपिंग फॉर 2-3 मिनट्स, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द प्रीलिम्स, तभी हम आगे पहुंच पाएंगे, ठीक है। मेंस पे तभी हम जा पाएंगे। तो गाइस काफी बच्चे क्या होते हैं मेंस की तैयारी करते रहते हैं और पेपर 1 जो होता है हमारा प्रीलिम्स जो होता है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बट गाइस ये समझो सीढ़ी है, पेपर 1 क्लियर करोगे तभी पेपर 2 पे पहुंचोगे, और पेपर 2 क्लियर करोगे तभी आप कहाँ पहुंचोगे, इंटरव्यू पे पहुंचोगे। तो आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी मेंस दे पाओगे, और मेंस दोगे तभी आप इंटरव्यू दे पाओगे। तो आइए इसका सिलेबस समझते हैं बहुत ही इलैबोरेट तरीके से, क्योंकि सबसे पहले जो तैयारी शुरू करनी है वो यहीं से शुरू करनी है आपको। तो चलिए गाइस आइए, सबसे पहले देखो 100 मार्क्स ब्रॉडली कवर होते हैं, 100 मार्क्स ब्रॉडली कवर, सॉरी 100 क्वेश्चन ब्रॉडली कवर्ड होते हैं और 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं जिसमें जीएस, जीए और स्टैटिक जीके आता है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक जीके आता है, ये सारी चीज आती है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो गाइस 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 घंटों में करने होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है गाइस, ध्यान रखो। 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है अगर आप
आप क्वेश्चन गलत करके आते हो। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो आपके करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो जितनी भी स्वतंत्रता लड़ाइयाँ जो हमने लड़ी है उसमें जितने मोमेंट्स हुए हैं, जितनी हिस्ट्री है वो सारी हिस्ट्री पूछी जाती है। ज्योग्राफी पूछी जाती है गाइस, और इसके साथ साथ जो इंडियन ज्योग्राफी तो पूछी जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, जिसमें आपसे रिवर, माउंटेन रेंजेस, कल्चर, सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। देन वी हैव इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वही जो हमारे जो भी सिस्टम है, जैसे पंचायत राज है, हमारे ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन ड्यूटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं, बायो रिजर्व्स की बात करते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, इंक्लूजन, इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंक्लूजन का मतलब होता है कि कैसे सारे के सारे तबके को, ठीक है, उसमें हर कास्ट की बात होगी, हर इकोनॉमिक स्टेटस की बात होगी, उसमें आदमी और औरतों की बात होगी, उनको कैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। डेमोग्राफिक की बात करेंगे कि भाई कितने लोग हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, और सोशल सेक्टर में जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन को भंग करके हमने नीति आयोग लाया, तो क्यों लाया नीति आयोग, नीति आयोग के फंक्शंस क्या हैं, और जैसे मिड डे मील वाली स्कीम थी, फ्री एजुकेशन वाली स्कीम थी, वो सारी बात होती है। इसके बाद आपके आते हैं जनरल इश्यूज, जो कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के ऊपर होता है, जैसे कोरोना वायरस यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा रेड बुक एक है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो चीजें खत्म होती जा रही हैं, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। और जनरल साइंस जिसमें क्या होगा, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, जो बेसिक हमने पढ़े थे वो सारी चीजें। तो पेपर 1 में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो अगेन देखिए गाइस, ऐसा लगता ही है पेपर 1 कहने में पेपर 1 है, बट इसका जो सिलेबस है ना बहुत वास्ट है। और गाइस ध्यान रखो, पेपर 1 में जितनी चीजें आप पढ़ोगे, पेपर 2 में मतलब मेंस में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये। अब देखो पेपर 2 जो आता है, जो प्रीलिम्स का पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसको हम सी सैट पेपर 2 कहते हैं, ठीक है गाइस, सी सैट पेपर 2 कहते हैं, ठीक। तो उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 80 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करने होते हैं, और ये 200 मार्क्स के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रीहेंशन के, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है ये, बट आपको इंग्लिश में सॉल्व करने की आदत डालनी है, क्योंकि मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप इंग्लिश में ही चीजें करो, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन क्यों होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, आप आंखों से कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप अपने जेस्चर पोस्चर से कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आती हैं। लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, नॉर्मल जो रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, भाई जिसमें सिलोजिज्म वगैरह आते हैं, ठीक है गाइस, इसमें नंबर सीरीज वगैरह आती है, ब्लड रिलेशन वगैरह आते हैं, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि उस सिचुएशन में आप किस तरीके से एक्ट करोगे या रिएक्ट करोगे। जैसे मान लो आप मैनेजर हो, 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करवाओगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, अगेन ये डिसीजन मेकिंग जैसा ही होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिक्स आती है, भाई इसमें क्या होता है 10 तक के लेवल की मैथमेटिक्स आती है, जिसमें परसेंटेज और आपसे बेसिकली स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड टाइम डिस्टेंस के सवाल आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है, और मामूली सा डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन आराम से कर सकते हो। मैथ्स के वैसे भी कम क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। चलिए आगे चलते हैं गाइस, बात करते हैं कि भाई बेसिकली ये दोनों एग्जाम्स में जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट होता है, इसके मार्क्स के बेसिस पे ही, जीएस 1 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको क्या होता है, मेंस में जाने का मौका मिलता है। बट जीएस पेपर 2 में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं 33%। अगर ये 33% नहीं आते हैं तो जीएस पेपर 1 में चाहे आप कितने भी मार्क्स ले आओ, उसका कोई फायदा नहीं होता। लास्ट ईयर काफी बच्चों के मेरे पे मैसेज आए, मैम जनरल स्टडीज पेपर 1 बहुत अच्छा हुआ था, बट पेपर 2
अच्छा नहीं गया था, जिसकी वजह से हमारा मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो गाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जीएस पेपर 2 इम्पोर्टेंट है, इसके लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इट इज मैंडेटरी फॉर अ कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ ऑफ द पेपर ऑफ आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। ऐसा नहीं है कि भाई जीएस पेपर 1 के मार्क्स मिलते हैं तो आप जीएस पेपर 2 नहीं दोगे, तो दोनों पेपर मैंडेटरी होते हैं, 1 और 2 दोनों पेपर आपको देने होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए ये कुछ, ये देखो पूरी चार्ट है आपके लिए, किस तरह से क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। तो आप देखो यहाँ पे आराम से, अगर आप देखो 2011 से 2019 की अगर हम बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन बढ़ के आए हैं और मैथ्स के क्वेश्चन इजी आते हैं गाइस, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं आते, है ना। उसके अलावा आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करो, लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कभी ज्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, बट आप एक चीज गौर से देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा आते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, हमेशा 25 से ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको 33% स्कोर करना है, तो अगर मेरे जैसे हुआ आपको मैथ्स नहीं आता है या मैथ्स बहुत कम आता है, आप केवल इंग्लिश पे रिलाय कर सकते हो कि 80% ऑफ दिस 33% कैन बी अचीव्ड। 80% इस 33% का आप केवल इंग्लिश का सेक्शन करके ही आप क्या कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। बाकी रीजनिंग कर लो भाई, थोड़ी सी इजी आती है रीजनिंग, और मैथ्स के कुछ सवाल जैसे नंबर सिस्टम के सवाल इजी होते हैं, परसेंटेज के सवाल इजी होते हैं, तो वो कर लीजिए। तो ऐसे ही मैथ्स जो अच्छा कर पाते हैं वो भाई इंग्लिश कर लो, बट इंग्लिश यार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसीलिए बार बार मैं इंग्लिश पे आपको थोड़ा एम्फेसाइज करके बता रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश जो है आपसे मेंस में भी पूछी जाती है, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर 2 होता है उसमें पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश पे थोड़ा सा जोर देके बता रही हूँ। बाकी डिसीजन मेकिंग नहीं आया है काफी कुछ सालों से, डेटा इंटरप्रिटेशन 2018 में आया था, 2019 में नहीं आया है, तो ये 2019 तक का डेटा हमारे पास है, ठीक है। आगे हम आपको दे देंगे डेटा 2020 का भी, जो अभी एग्जाम हुआ उसका डेटा अभी इतना थॉरली हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो ये डेटा आपके पास है। तो गाइस ध्यान रखो, मैथ्स और इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीसैट पेपर 2, ठीक है। तो आपको इन दोनों पे बहुत ज्यादा काम करना है अगर आपको नहीं आती है ये दोनों चीजें, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी प्रीलिम्स क्लियर करने की, अभी हम मेंस की बातें आगे करेंगे, तो पहले हम प्रीलिम्स पे फोकस रखें अपना। अ पर्सन शुड नॉट इग्नोर सीसैट पेपर थिंकिंग इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। तो ये क्वालिफाइंग होता है कि भाई इसके नंबर तो ऐड नहीं होंगे, इसमें क्यों पढ़ना है, तो भाई नंबर ऐड नहीं होंगे बट क्लियर तो करना है ना, और दूसरों से अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप मेंस के लिए जाओगे ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए नहीं पढ़ते हैं आगे मेंस के लिए पढ़ेंगे। तो गाइस ध्यान रखो, जितना आप प्री के लिए पढ़ते हो ना वो सारी चीज मेंस के काम आती है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इफ अ कैंडिडेट फील their general English comprehension and basic maths are not up to the mark, they should spend a decent time on CSAT paper। अगर आपको लगता है मेरी इंग्लिश और मैथ्स अच्छी नहीं है तो गाइस उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि CSAT पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका ये जो सपना है आईएएस बनने का ये कहीं ना कहीं टूट जाएगा, गाइस ध्यान रखो। नेक्स्ट चीज देखो, दिस होल्ड ट्रू स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, जिन लोग के पास आर्ट है, ह्यूमैनिटीज है या आर्ट बैकग्राउंड से है, आपका टच नहीं होता है मैथ से या इंग्लिश से, तो आपको क्या करना है, आपको इस पे स्पेशल ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर दोज कैंडिडेट हु आर एट ईज विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आस्क इन सीसैट पेपर 1 प्रैक्टिस द एडिक्वेट नंबर ऑफ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दो तरह के बच्चे होंगे, जिनको इंग्लिश और मैथ्स नहीं आती होगी, अगर नहीं आती है तो गाइस आप पढ़िए, बेसिक्स पढ़िए, पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए। जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत फायदा करते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं बट सिमिलर कंटेंट वाले या सिमिलर अप्रोच वाले क्वेश्चंस वहां पे आ जाते हैं। But if the candidate do not practice the CSAT paper, it would be difficult to complete 80 questions in prescribed time limit। तो guys यहाँ पे it is very important to practice, क्योंकि 80 क्वेश्चन सुनने में कम लग रहे हैं 2 घंटे में, बट जब
जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो या आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पढ़ते हो तो एक एक क्वेश्चन में आपको मतलब एक पैराग्राफ पढ़ने में ही आपको 10 मिनट लगते हैं, और 10 मिनट में एक पैराग्राफ से अगर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप 20 मिनट में 6 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आप अपने वो 33% वाले क्राइटेरियन तक पहुंच ही नहीं पाते। तो जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है वो आके क्या कहता है, हम तो पूरे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए। तो पूरे क्वेश्चन तो तब पढ़ोगे ना जब प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आता है और वही आपको सेलेक्ट कराता है या आपको नॉट सेलेक्ट कराता है। तो गाइस पढ़ो, प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो स्ट्रैटेजी इज हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, तो बेसिक्स को बहुत अच्छा कर लेना है यहाँ पे। और गाइस देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपको कम से कम 200 में से 66 मार्क्स लाने होंगे, मतलब 33% मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके इतने 33% या 66 मार्क्स नहीं आते हैं तो गाइज आपका जीएस पेपर 1 कितना भी अच्छा गया हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस, इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है काफी बार मैंने बता दिया। इंग्लिश देखो, आप सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश आपको आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगी, बिकॉज इफ यू नो गुड वर्ड्स, अगर आपको अच्छे वर्ड्स आते हैं तो भले ही आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हो पर आप उन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इंप्रेस करती है इंटरव्यूअर को, ठीक है। इंग्लिश आपका मेंस में भी हेल्प करती है, इंग्लिश आपके प्री में भी हेल्प करती है, गाइस ध्यान रखो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश दोनों जगह आती है, प्री में भी आएगी और मेंस में भी आएगी। स्कोरिंग होती है प्री में और मेंस में भी स्कोरिंग होगी और इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेगी। तो गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मान लो आप आईएएस बन गए और जो आपको मिलने आ रहे हैं मतलब आपको ब्यूरोक्रेट्स मिलने आ रहे हैं, मान लो यूएस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं बिडेन मिलने, आप मतलब इंडिया पे दौरे पे आ रहे हैं और आपकी ड्यूटी उनके साथ लग गई है, अगर अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, हाउ वुड यू कम्युनिकेट विद देम, आप उनसे कैसे बात करोगे। मान लो जैसे अभी फिलहाल बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आते रहते हैं बाहर से और पुलिस वालों की या आईएएस आईपीएस की ड्यूटीज लगती है, उनके साथ मीटिंग्स होती हैं। इफ यू डोंट नो इंग्लिश, इफ यू डोंट नो देयर लैंग्वेज, आप उनसे कैसे बात करोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ इंग्लिश से ही सब कुछ होता है, बट इंग्लिश थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे, क्योंकि आप हर तरीके के आदमी से भी मिलते हो। आप ऐसे आदमी से भी मिलोगे जो खड़ी बोली बोलेगा, आप ऐसे आदमी से भी मिलोगे जो नॉर्मली बात करेगा, और ऐसे आदमी से भी मिल सकते हो जो आप केवल अंग्रेजी में बात करेगा। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सबको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो न्यूज़पेपर होता है वो भगवान समान होता है भाई। रोज पढ़ना है आपको पेपर, द हिंदू पढ़िए या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा और कोई पेपर नहीं पढ़ना है। इससे नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बनाने के लिए भी हम सेशन लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि किस तरीके से नोट्स बनाते हैं। बट आपको इंटरनेशनल नेशनल न्यूज पढ़नी है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें पढ़नी है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि भाई किसने किसको मारा, किसने किसको गालियां दी, ये कोई चीज नहीं पढ़नी है। आपको केवल जो मेजर हैपनिंग्स है वो पढ़नी है, क्योंकि न्यूज़पेपर से जो आपको नॉलेज मिलेगी वो प्री और मेंस दोनों में आपके काम आएगी, और इंटरव्यू में भी आपसे कुछ करंट अफेयर्स के करंट मुद्दों पे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो गाइस न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेली पढ़िए न्यूज़पेपर, डेली नोट्स बनाइए उसके। और जैसे आपके लिए एनसीईआरटी भगवान समान होती है, वैसे ही दूसरे भगवान आपके न्यूज़पेपर हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इंप्रूव होगी तो प्री और मेंस दोनों में इंग्लिश क्लियर हो जाएगी, आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपको जीएस और जीए पता चलेगा, जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप इंटरव्यू में भी अच्छा बोल पाओगे। और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होगे और अगर आपको नॉलेज है कि अब से 10 साल पहले, अब से 5 साल पहले क्या हुआ था, और आप चीजों को लिंक करके वहां पे यूज कर सकते हो एक लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए, ठीक है गाइस। चलिए, तो बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना है। और अगर अभी हम बात शुरू करते हैं कि भाई सीसैट पेपर 1 सीसैट पेपर 2 के लिए इंग्लिश कैसे स्टार्ट करनी है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। रीडिंग शुरू करनी है। रीडिंग करते हुए आपको ये देखना है कि पढ़ के हमें समझ में कॉम्प्रीहेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है,
वो क्या पढ़नी है, क्योंकि मान लीजिए आप पे पैराग्राफ है और आप पे ये 5 वर्ड ही नहीं आते हैं या 10 वर्ड ही नहीं आते हैं, तो आप इस पैराग्राफ को समझ ही नहीं पाओगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है गाइज, आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है जिससे आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो, जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो इंक्रीज हो, और कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज होते ही लॉजिक इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही लॉजिक इंक्रीज होगा तो गाइज आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। इसीलिए सी सैट में ये वर्ड आता है ए, सी सैट में ये वर्ड आता है ए। ए मतलब होता है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब आपका लॉजिक। आपसे 12वीं के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाते, आपसे ग्रेजुएशन के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाते, क्योंकि मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइज, आप में कितनी अकल है उससे फर्क पड़ता है। तो आपका एप्टीट्यूड, आपकी अकल का यहाँ पे बेसिकली एनालिसिस हो रहा है। तो बेसिक्स पढ़िए, बेसिक्स शुरू करिए, ठीक है, बेसिक्स से बिल्कुल। जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेसिक है बिल्कुल। अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो पहले बेसिक कंप्लीट करो, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़नी है तो पहले बेसिक कंप्लीट करो, इंग्लिश पढ़नी है तो पहले बेसिक्स कंप्लीट करिए। तो बेसिक से स्टार्ट करो गाइस सबसे पहले। और देखो, यही चीज मैं कह रही थी, एप्टीट्यूड क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपकी कॉग्निशन चेक होती है कि आप कितने लॉजिकल हो, आपकी मेमोरी चेक होती है, आपको कितना याद रहता है, आपकी स्किल्स चेक होती है कि भाई आप कितना याद रख के आंसर को निकाल पाते हो, डिड्यूस कर पाते हो या नहीं कर पाते, आपने कितनी स्टडी करी है और आप कितने लॉजिकल हो। तो एप्टीट्यूड ये टेस्ट जो होते हैं ये सारी चीजें चेक करते हैं गाइस, ध्यान रखो, ठीक है, इसीलिए सी सैट का पेपर होता है। वरना तो क्या करते, सीधा मेन लेते और उसके बाद क्या कर लेते, सीधा आपका इंटरव्यू लेते। बट उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको नॉलेज तो हो ही, उसके साथ साथ उसकी लॉजिकल स्किल्स भी काम करें। कई बार ऐसा होता है कि भाई आदमी नॉलेजेबल तो है बट उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनको पता होती है चीजें कि भाई उस टाइम पे ऐसा हुआ था, हमने पढ़ा था तो वो गलत हो गया था, तो इस टाइम ऐसा नहीं करना है। तो वही सारी चीजें चेक करता है ये। तो आपसे इंग्लिश भी लॉजिक के थ्रू ही पूछी जाती है, आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं और पैराग्राफ से आपसे आंसर एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो पैराग्राफ आपकी वोकैब चेक कर लेते हैं, तो आपको वोकैब के क्वेश्चन अलग से नहीं दिए जाते हैं। आपकी स्पीड चेक करते हैं, तो गाइज आपको अगर 30 या 35 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो ऐसा तो है नहीं एक ही पैराग्राफ में दे दिए गए होंगे, वो अलग अलग पैराग्राफ दिए गए होंगे। जैसे मान लो इस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन दिए, इस पैराग्राफ से आपको फिर 3 क्वेश्चन दिए, तो अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 पैराग्राफ। तो इसके लिए स्पीड चाहिए गाइस पढ़ने के लिए। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, कि आप पढ़ के कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। मान लो एक बार पढ़ा, समझ में ही नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ा, तो कोई फायदा नहीं है ना, एक बार में पढ़ के समझ में आना चाहिए। पढ़ा और कितनी चीजें याद रही, मान लो पढ़ लिया, फिर 3 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पाए केवल पढ़ के, ऐसा नहीं है बार बार जाके पढ़ोगे उसे, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो आपकी मेमोरी चेक होती है और लॉजिकल स्किल्स आपसे पूछा जाता है, वो चीजें जो इसमें हिडन हो सकती हैं, मतलब समझना पड़ेगा आपको, वो चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं, तो आपकी लॉजिकल स्किल्स चेक हो जाती हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे आपकी सारी चीजें चेक कर लेता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, मतलब आप कितने पानी में हो ना, वो सारी चीजें केवल और केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेता है आपकी। तो गाइस ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सारी चीजें थी। आइए मैं थोड़ी सी बेसिक अप्रोच और बता देती हूँ आपको कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बेसिक अप्रोच क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ये बिल्कुल मिनिएचर फॉर्म है गाइस, बिल्कुल मिनिएचर फॉर्म है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको मैं केवल केवल और केवल अप्रोच और स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता रही हूँ। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, रीना ने बोला अपने सर्वेंट को टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से जाए और वेजिटेबल्स ले आए। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बताना है आपको। कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, आउटकम, जो चीज होगी होगी, तो आपको वही चीज बतानी है जो चीज होगी होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा, या तो वो वेजिटेबल्स लेके आएगा या तो वो वेजिटेबल्स नहीं लेके आएगा। बट सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो देखो ये छोटी छोटी सी स्ट्रैटेजी है। सेंटेंस इज पॉजिटिव, ये आपकी वेजिटेबल्स लेके आएगा, यस ही विल ब्रिंग दी वेजिटेबल। अगेन इट वुड डिपेंड अपॉन दी ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। बट यहाँ से जो कंक्लूजन हम निकाल पा रहे हैं, कंक्लूजन क्या होता है, ये सीधा सीधा दिए गए होते हैं।
एक्सप्लिसिट होते हैं, सीधे सीधे दिए गए होते हैं, सीधे सीधे जो भी चीज आप निष्कर्ष निकाल पाओगे। जब रीना है, रीना का सर्वेंट है, तो ये की पॉइंट्स है यहाँ पे। रीना है, रीना का सर्वेंट है और उसने वेजिटेबल लाने को बोला है मार्केट से, तो वो लेके आएगा क्योंकि वो सर्वेंट है। और लॉजिकली हमने पढ़ा है कि सर्वेंट अपने मास्टर की बात मानते हैं। तो ये एक बेसिक अप्रोच है जो आपको कंक्लूजन निकालने के लिए यूज करनी होगी। तो ये एक मैं केवल आपको सैंपल बता रही हूँ गाइस, इसके एडवांस क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। दूसरे जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ब्रशिंग कीप्स योर टीथ हेल्दी, ब्रशिंग करने से आपके टीथ हेल्दी रहते हैं। अब आपको बताना है जो कंक्लूजन लिखा हुआ है ना, दिस कंक्लूजन, ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ओनली ब्रशिंग, केवल ब्रशिंग से आपके टीथ हेल्दी रह सकते हैं या नहीं। आपको ऊपर क्या दिया हुआ है, बोल रहा है ब्रशिंग से आपके टीथ हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हम बना सकते हैं यहाँ से या नहीं बना सकते हैं, मतलब इट कैन बी डिड्यूस्ड, हम लोग यहाँ से इसको बोल सकते हैं हाँ ये कंक्लूजन होगा या नहीं होगा। अब गाइस इसका आंसर देखो, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं है, फॉल्स इसलिए है क्योंकि ओनली वर्ड आ गया है कि भाई केवल ब्रशिंग से ही दांत अच्छे रह सकते हैं। मैंने बोला मैं आइसक्रीम खाती हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल, मैंने बोला मैं आइसक्रीम खाती हूँ और मैं बोलूं कि मैं केवल आइसक्रीम खाती हूँ, जरूरी नहीं है ना ऐसा। ब्रशिंग से दांत अच्छे रहते हैं बट केवल ब्रशिंग से दांत अच्छे रहते हैं ऐसा नहीं बोल रहा है। तो इस तरह के जो कंक्लूजन होंगे वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो ये रहे आपके सामने, बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कन्फ्रंटेड ईच अदर, आमने सामने आके बात करी येस्टरडे मीटिंग टू कर्ब टेररिज्म, कर्ब मतलब डिक्रीज करना, खत्म करना। तो बेसिकली इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर आए इंडिया और पाकिस्तान के, उन्होंने आमने सामने बैठ के बात करी एक दूसरे से और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब उनको जो ये टेररिज्म है, जो ये टेररिस्ट है, इनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्री, क्या इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स हैं आपस में, क्या हम ऊपर वाले सेंटेंस से ये कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं गाइस, हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज हमारी जीके जीएस कितनी भी अच्छी हो बट इफ इट इज नॉट गिवन इन दी पैराग्राफ, अगर ये पैराग्राफ में दिया नहीं गया है तो ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक अप्रोच है, जैसे नेबरिंग वर्ड भी यूज नहीं किया गया है तो ये आउट ऑफ स्कोप है। तो गाइज आपको यही चीज याद रखनी है, ऑल्दो हमें पता है इंडिया पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज है बट क्या हुआ है, अगर ऊपर नहीं दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है तो हमें तब तक नहीं पता। तो ये सिंपल से रूल आपको फॉलो करने हैं। कुछ लोग कहते हैं ना एक्यूरेसी नहीं आती है, हम तो पढ़ रहे हैं हमारी तो एक्यूरेसी नहीं आती, तो भाई ये सिंपल रूल्स हैं, इनको फॉलो करो। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया, उसने क्या बोला कि भाई दोनों आमने सामने बैठे, अब यहाँ पे अमेरिका की बात करते वो भी गलत हो जाता क्योंकि अमेरिका बोला ही नहीं गया। ठीक है, नेबरिंग कंट्री है, ऊपर दिया ही नहीं गया, हमें पता है बट जब तक दिया नहीं जाए तब तक नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल ब्रशिंग टीथ को हेल्दी रखेगी, तो केवल की बात हुई ही नहीं। उसने बोला ब्रशिंग हेल्दी रखती है तो ब्रशिंग के अलावा और भी चीजें होंगी कि गार्गल करो, ठीक है, मीठा कम खाओ, वो भी हेल्दी रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैं आइसक्रीम खाती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं केवल आइसक्रीम पे ही जिंदा हूँ। और इससे पहले जो हमने करा था यहाँ पे कि भाई पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको रिलेशनशिप यहाँ पे लॉजिकली पता है भाई मास्टर और सर्वेंट का, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कंक्लूजन ही आएगा। तो ये तीनों अप्रोच जो है यार, ये बेसिक अप्रोच है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की। तो गाइज आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा हो और ये अप्रोचेस आपकी हेल्प करेंगी टू form a path towards your ड्रीम एग्जाम दैट इज यूपीएससी। तो गाइज इसी तरह के सेशंस के लिए यहाँ पे जुड़े रहिए हम लोगों के साथ और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा कुमार आपको यूपीएससी एग्जाम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही थी। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा। और गाइज आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी सेशन, बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।